दोस्तों अगले एपिसोड में जानेंगे अपनी खुद की बॉडी से कनेक्शन कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम कनेक्ट होकर अपने इमोशनल स्ट्रेस को कम कर सकें। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करके देखेंगे जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। फिजिकल बॉडी से शुरुआत। फिजिकल बॉडी में सारा दर्द छुपा हुआ होता है। इसका मतलब है कि फिजिकल बॉडी से सारा दर्द निकाला भी जा सकता है। जब भी हम किसी सदमे से गुजरते हैं तो वो दर्द हमारे शरीर में कहीं दब जाता है और फिर जब हम चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, तब वो दर्द वापस उभर कर आता है। वेक्स किंग को अगर कोई कपल लड़ता हुआ नजर आता था या फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के जैसी कोई भी लड़की नजर आती थी तो उनका दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाया करता था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी, पैर भारी हो जाया करते थे और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता था। उन्हें हर तरफ उसकी याद सताया करती थी। हमें लगता है कि अनुभव के खत्म होने से दर्द भी खत्म हो गया है, मगर ये सच नहीं है। दर्द को हटाना पड़ता है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता से। कुछ साल पहले वेक्स किंग ने एक क्लाइंट के साथ काम किया था। इस क्लाइंट को अपना रोज का रूटीन ठीक करना था, सेहत को सुधारना था और साथ ही इन्हें बाहर जाने पर बहुत एंजाइटी होती थी। ये महिला फिर से खुश और आज़ाद महसूस करना चाहती थी। वेक्स किंग ने इनसे फिटनेस क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा। इस क्लाइंट ने क्लास ज्वाइन कर ली। फिटनेस क्लास के लोग अक्सर वर्जिश करने के बाद बाहर घूमने चले जाया करते थे। ये फिट होने का और लोगों से मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका था। मगर कुछ हफ्ते बाद इस महिला को इन क्लासेस में जाना एक मुसीबत सी लगने लगी। इन्हें वर्कआउट से परेशानी नहीं थी, बल्कि वर्कआउट्स के बाद सबके साथ बाहर जाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो चुका था। इन्होंने वेक्स किंग को कॉल किया और कहा, मुझे पता नहीं ये लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूं, हाथ कैसे रखा करूं सबके सामने, जिम से पब तक अकेले कैसे चलूं, अगर कोई मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं सबसे पीछे अकेले चल रही होंगी। वेक्स किंग को इस क्लाइंट की बातें बहुत अजीब लगी। उन्हें लगा कि शायद वो पूरी कहानी जानते ही नहीं हैं। फिर क्लाइंट ने कहा कि हो सकता है ये लोग नहीं चाहते कि वो उनके साथ घूमने आए। शायद वो मना नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मना करना बहुत रूड माना जाएगा। शायद वो सब लोग उनसे नफरत करते हैं। वेक्स किंग ने क्लाइंट को रोकते हुए कहा कि वो सब अजनबी हैं, वो तुमसे नफरत क्यों करेंगे। तब क्लाइंट ने कहा, मुझसे हमेशा सभी ने नफरत की है। बस यही थी सारी परेशानी की जड़। वेक्स किंग समझ गए कि अब उन्हें इस क्लाइंट के साथ बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि वो विस्तार में इस महिला से बात करना चाहेंगे और वेक्स किंग उनसे नफरत नहीं करते हैं। अब क्लाइंट ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। इनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बचपन की दोस्ती थी और इस ग्रुप में एक दोस्त से इन्हें प्यार भी हो गया। 25 साल की उम्र में दोनों ने शादी कर ली। 10 साल की शादी में इस महिला को हमेशा लगा कि वो दोनों बहुत खुश हैं। फिर एक दिन जब वो घर आई, उन्होंने अपनी एक दोस्त को अपने घर में देखा। उन्हें लगता था कि ये दोस्त पूरे ग्रुप में उनके सबसे ज्यादा करीब है। ये लड़की उनके लिविंग रूम में कम कपड़ों में बैठी हुई थी। एक हाथ में टीवी का रिमोट था और दूसरे हाथ में ड्रिंक का ग्लास। फिर उनके हस्बैंड बाहर आए। उन्होंने भी काफी कम कपड़े पहने हुए थे। पूरे ग्रुप को इन दोनों के बारे में पता था। 8 लोगों का ग्रुप था और इन दोनों का रिश्ता 18 साल की उम्र से चल रहा था। सिर्फ इस महिला को अपने रिश्ते का, अपनी दोस्ती का, अपनी शादी का सच नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने यही माना कि सब उनसे नफरत करते थे, इसीलिए उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। इस कदर धोखा खाने के बाद उनका खुद पर से विश्वास उठ चुका था। इनकी कहानी सुनने के बाद वेक्स किंग ने इनसे सिर्फ फिटनेस क्लास पर ध्यान देने के लिए कहा। अगले कुछ महीने उन्हें क्लास के बाद ग्रुप के साथ बाहर जाने की जरूरत नहीं थी और सिर्फ इतना करने से उनकी पीठ का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। ये दर्द उन्हें एक्सरसाइज की वजह से नहीं हो रहा था। क्लास के बाद लोगों से मिलने की टेंशन में उन्होंने अपने शरीर में दर्द पैदा कर लिया था। फिर कुछ वक्त बाद इस क्लाइंट ने खुद ही सोचा कि वो वर्कआउट के बाद इस ग्रुप के साथ बाहर जाएं। इस बार उन्हें डर नहीं लगा और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी की बात को समझने की कोशिश की थी। यहाँ तक पहुँचने में और अपने आत्मविश्वास को वापस लाने में
इन्हें थोड़ा और वक्त जरूर लगा। अब खुद से पूछिए कि आपका रिश्ता अपने फिजिकल बॉडी के साथ कैसा है। वेक्स किंग कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने शरीर के हर पहलू से पूरी तरह से संतुष्ट है। हमारे जीवन का हर अनुभव शरीर में कैद हो जाता है। वेक्स किंग का एक दोस्त है जो अपने पैर बाहर की ओर निकाल कर चलता है। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि इस तरह चलने की वजह क्या है। तो दोस्त ने कहा कि बचपन में उसके दादाजी उसे पिजन टोड बुलाते थे, यानी कि उसके पैर एक कबूतर की तरह हैं। दोस्त ने इस बात को सच मान लिया और आज उसकी चाल की वजह से उसे घुटनों में भी तकलीफ रहती है। बचपन में कही गई कोई बात, शरीर सुंदर ना होने का डर, लोगों के सामने दिखने का डर या ऐसी कोई भी सोच हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा कर सकती है। आइए इस किताब की पहली एक्सरसाइज को करते हैं। ये एक्सरसाइज शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की असहजता को हमारी अवेयरनेस में लाने में मदद करेगा। अपने शरीर को हम सबसे पहले स्कैन करेंगे, खुद को एक गहरे रिलैक्सेशन की स्थिति में ले जाएंगे। शरीर में आपको कहाँ तकलीफ हो रही है या बेचैनी का एहसास उठ रहा है, इस पर ध्यान देंगे। फिर खुद से पूछेंगे कि आपने शरीर में कहाँ कहाँ अपने पुराने अनुभवों के दर्द को अभी भी कैद किया हुआ है। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको किन एरियाज पर काम करना है। आप खुद को शरीर के करीब आता महसूस करेंगे। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से अपनाते हैं तब हमारी हीलिंग की प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाती है। कुछ बॉडी स्कैन प्रैक्टिसेस में लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मगर आंखें बंद करने से हमारा ध्यान अंदर की दुनिया पर केंद्रित हो जाता है। वेक्स किंग की बताई हुई एक्सरसाइज आप खुली या बंद आंखों के साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि आंखें बंद करने से आपको कुछ बातें याद आएं, जिनसे आपका इमोशनल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आंखें खुली रखना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक शांत कमरा ढूंढ लीजिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। अपनी पीठ पर लेट जाइए, टांगों को खोल कर रखें, बाहों को दोनों तरफ फैला दीजिए और हथेली को आकाश की तरफ रखें। आंखें बंद कर सकते हैं या फिर खुली छोड़ दीजिए। अगर चेहरे पर बाल आ रहा है तो उसे हटा दीजिए। खुजली कर लीजिए और जब आप तैयार हों तब अपने शरीर की ओर ध्यान देना शुरू करें। पैरों से शुरुआत कीजिए। शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए। दाईं एड़ी, दायां पैर, इस पर ध्यान दीजिए। अब बाईं एड़ी, बायां पैर, इस पर ध्यान दीजिए। अब अपने पेट पर ध्यान दीजिए। दाईं छाती, बाईं छाती पर ध्यान दीजिए। कंधों पर ध्यान दीजिए। कंधों के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। पीठ पर ध्यान दीजिए। पूरी पीठ पर ध्यान दीजिए। अब दाएं हाथ और हाथ की उंगलियों पर ध्यान दीजिए। बाएं हाथ और उंगलियों पर ध्यान दीजिए। अब गले पर ध्यान दीजिए। गाल, माथा, दोनों कान, नाक और मुंह पर ध्यान दीजिए। सर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। सर और गले के पिछले हिस्से पर ध्यान दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। इस अवस्था में आप अपने शरीर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपको एहसास होगा कि आपके शरीर से किस तरह की ऊर्जा निकल रही है। क्या आपको किसी हिस्से में तकलीफ है? क्या कोई ऐसा हिस्सा है जिसकी तरफ आप ध्यान देना नहीं चाह रहे क्योंकि कोई पुरानी याद ऊपर आती नजर आ रही है? उन्हीं हिस्सों पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस एक्सेप्ट कीजिए कि वहां कुछ है जिसे आपको हील करना है। इस एक्सरसाइज के बाद अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए और खुद को थैंक यू कहिए।
खुद से कहिए कि मैं अपने शरीर के उन सभी हिस्सों को अटेंशन दूंगा जो मुझसे अटेंशन मांग रहे हैं। एक गहरी सांस भरिए और जब भी आप तैयार महसूस करें, उठकर बैठ सकते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे खुद को हील को कैसे करें। क्या कोई बचपन का या पास्ट का इंसिडेंट तो नहीं जो आपको पीछे खींच रहा है? कहीं आपके बिलीफ सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं है? और इसे हम करेंगे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के थ्रू। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हमें बताता है कि शरीर के उस हिस्से में ट्रॉमा दबा हुआ है। इसीलिए उन हिस्सों से डरने की बजाय उन पर अपना ध्यान लगाएं। डच साइकियाट्रिस्ट बेसिल वैन डर कोक का कहना है कि किसी हादसे के सालों बाद भी उस हादसे की याद एक बार फिर हमारे दिमाग में ट्रिगर हो सकती है। अगर हम अपने ट्रॉमा से भागने की या उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो लौटकर हमें परेशान जरूर करेगा। इसीलिए हमें उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट करना है। अपनाने से हमारी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वेक्स किंग ने साल 2019 में मदर्स डे के दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट में उन्होंने अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में दुनिया को बताया। बचपन में इनके पिता गुजर गए थे। इनकी मां ने एक नए देश में नई भाषा के साथ अकेले बच्चों को बड़ा किया। मां के इन-लॉज बेहद बदतमीज थे और उनकी वजह से इनकी परेशानियां और बढ़ गई थीं। वेक्स किंग को हमेशा लगता था कि वो कहीं भी फिट नहीं होते और वो सबसे अलग हैं। वो सीधे खड़े नहीं होते थे क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की भारी कमी थी, मगर साथ ही साथ अपनी मां की वजह से उनके अंदर बहुत हिम्मत थी। उन्हें जीवन में मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ना आता था। जिंदगी अस्थिर थी मगर उनका दिल काफी मजबूत था। कोई भी सदमा हमें अंदर तक दुख से हिला देता है, मगर ये भी एहसास दिलाता है कि हम कितने मजबूत हैं। उस सदमे के बावजूद हम जिंदा हैं। अपने शरीर को अलग तरीके से हिलाने से भी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप दुनिया में बिल्कुल नए हैं तो आप इस दुनिया को कैसे देखेंगे? अपने शरीर को किस तरह से हिलाएंगे? शरीर को नए तरीके से हिलाने से हमारा दिमाग भी एक नए तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इस किताब की अगली एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। किसी शांत जगह में बैठ जाएं जहां कोई दरवाजा खोलकर आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इस एक्सरसाइज के जरिए हम अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे या इनर चाइल्ड से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उन बिलीव्स को बाहर निकालेंगे जिनकी वजह से आपकी प्रगति रुकी हुई है। आपको ये करते वक्त हो सकता है थोड़ा अजीब लगे या फिर आपको कुछ भी महसूस ना हो। सच तो ये है कि खुद को हील करने का सफर शांति से पूर्ण नहीं होता है। कुछ खुशी के पल होंगे और कुछ बहुत ही दर्द भरे दिन भी होंगे। इसीलिए हमें अपने अंदरूनी घाव पर बहुत ही धैर्य से काम करना है। 10 या 15 मिनट निकाल कर बैठ जाइए। अगर हो सके अपनी आंखों को खुला रखें। पीठ सीधी रखकर बैठ जाएं। पैरों को छाती की तरफ खींचें। दोनों हाथों को पैरों के आगे लाकर हाथ मिलाइए। अब अपने सर को अपने घुटनों पर रखें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आती जाती सांस को ऑब्जर्व कीजिए। इसी अवस्था में बैठे हुए शरीर के 3 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। अपने माथे पर गौर कीजिए, फिर छाती के बीच ध्यान दीजिए, पेट के निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए। शरीर के तीनों हिस्से रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। अब बहुत ही धीरे से अपने सर को ऊपर उठाना शुरू कीजिए। इतने धीरे से उठाइए जैसे मानो आप पहली बार अपना सर उठा रहे हों। आंखें बंद रखिए। अब बंद आंखों के साथ दोनों हाथ उठाइए। बहुत ही धीरे से हाथ उठाइए। हाथों के मसल्स को हिलता हुआ महसूस कीजिए। अब धीरे से हाथों को सर के ऊपर तक ले आइए। अब उंगलियों को सीधा कर लीजिए। सोचिए कि आपके हाथ पहली बार इस तरह से हवा में आजादी से झूल रहे हैं। अब अपने सर को पहले दाईं तरफ, दाएं कंधे के ऊपर झुकाइए,
फिर सर को बाईं तरफ बाएं कंधे की ओर ले जाइए। ऐसा करके आप अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आइए। हाथों को वापस पैरों के आगे लाकर हाथ मिला लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपने आसपास देखिए। आपको सब कुछ नया सा लगेगा। इस एक्सरसाइज के असर को अच्छी तरह महसूस करने के लिए आप इसे 3 से 4 बार कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये करने के बाद कोई खास फर्क महसूस ना हो, लेकिन ये करने से आपने अपने शरीर में फंसी हुई एनर्जी को रिलीज किया। आपने अपने शरीर के साथ दिमाग को भी एक नए तरीके से काम करना सिखाया। शरीर से किसी भी तरह की टेंशन को बाहर निकाला। एक छोटे बच्चे की तरह इस एक्सरसाइज को करें ताकि हर बार जब आप आंखें खोलें आपको अपने आसपास की दुनिया नई सी लगे। आप सुन रहे हैं वेक्स किंग की लिखी हुई किताब हीलिंग इज द न्यू हाई की बुक समरी मेरी यानी नीता के साथ सिर्फ कुकू एफएम पर। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो आपको अपने इमोशन को सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करने में मदद करेंगी। आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं, आप कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, ये आपकी हीलिंग प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये भी हम जानेंगे। आपकी अनुभूति कैसी है? एथेरिक शरीर के साथ काम करने से हम अपनी अनुभूति यानी कि वाइब्रेशन बदल सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, एक गहरी सांस भरिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज आप क्या चाहते हैं? दुनिया से छुपना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं? हमारी वाइब्रेशन वो एनर्जी है जो हम दुनिया में बाहर भेजते हैं और वही एनर्जी लौटकर हमारे पास वापस आती है। अगर आप तकलीफ में हैं तो आपके पास ज्यादातर वही लोग आएंगे जो खुद तकलीफ में हैं। अगर आप खुद को कुछ नहीं समझते तो आपके आसपास के लोग भी आपको प्यार और इज्जत नहीं देंगे। अगर आपकी वाइब नीचे है और अंधेरे में है तो आपके पास ऊंची वाइब वाले शख्स आ नहीं पाएंगे। वेक्स किंग ने अपनी पहली किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में यही लिखा है कि अपनी वाइब बढ़ाने का एक तरीका है और वो है खुद से प्यार करना, मेडिटेट करना, अच्छा भोजन खाना, खूब पानी पीना, इस पल में जीना और बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी वाइब को सुधार सकते हैं। सेल्फ केयर यानी खुद का ध्यान रखना हील होने के लिए बेहद जरूरी है। साधारण चीजें जैसे कि संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना, योग अभ्यास करना, गर्म पानी से नहाना या फिर किसी अच्छे दोस्त से बातचीत करना भी सेल्फ केयर का ही हिस्सा है। आपके आसपास के लोगों की कैसी वाइब्रेशन है, इसका असर भी आपकी हीलिंग पर पड़ता है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है और आप खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। आप में आत्मविश्वास होगा। दूसरों को लगेगा कि आपके चेहरे पर तेज है। कामयाबी और खुशियां आपके पास आसानी से आ जाती हैं। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं और कभी अगर चीजें आपके मुताबिक नहीं चलती तब भी आपका मन मजबूत रहता है और आपको विश्वास होता है कि बहुत जल्द आपका जीवन फिर से पटरी पर लौट आएगा। इस ऊंचे लेवल पर वाइब्रेट करना मुश्किल होता है अगर आपके अंदर किसी सदमे का दर्द दबा हुआ हो तो। इसीलिए इस भार को हटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये मेहनत करने से आपके अंदर स्थिरता आती है और आप खुद को उस दर्द की चपेट से बाहर निकाल पाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि वाइब्रेशन बढ़ाने की जरूरत है? सुबह उठते ही खुद से पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर सुबह सुबह आप थके हुए हैं या दुखी हैं तो फिर आपकी वाइब्रेशन काफी नीचे है। आप अपने आसपास के अंधेरे के चपेट में हैं। हमें कुदरत ने एक वेसल दिया है। ये वेसल है हमारा शरीर। इस शरीर के साथ हम एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं। खुद को अंदर से हील करने का काम खुद से प्यार जताने का सबसे नेक तरीका होता है। जब हम ये करना शुरू करते हैं हमारी वाइब्रेशन खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आपके जीवन में सारे रिश्ते आपको उठाते हैं तो हीलिंग काफी आसान बन जाती है, लेकिन अगर आसपास के लोग आपको नीचे लाते हैं तो खुद को ऊंचे वाइब्रेशन में रखना काफी मुश्किल हो जाता है।
हमारे जीवन का हर सदमा किसी इंसान से जुड़ा होता है। उस सदमे के दौरान या उस सदमे के बाद आप किन लोगों के साथ हैं, आपकी हीलिंग पर इस बात का गहरा असर पड़ता है। हमारे रिश्ते या तो हमारे अंदर छुपे दर्द को बढ़ाते हैं या फिर हमारी जिंदगी में उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमें ऊपर उठाते हैं और सदमे से निकलने में हमारी मदद करते हैं। अगर हीलिंग के दौरान आपकी वाइब आपके आसपास के लोगों की वाइब से मेल नहीं खा रही है तो आप उन लोगों के साथ हर बात पर भिड़ेंगे। इस वक्त आप किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, वो आपकी तरफ कैसी एनर्जी भेज रहे हैं। जब आप उस सदमे से गुजर रहे थे तब आपके साथ कौन था? खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। वैक्स किंग मलिका की कहानी बताते हैं। ये मलिका का असली नाम नहीं है, मगर कहानी बिल्कुल सच्ची है। मलिका का बचपन बेहद नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। कभी कोई प्रॉब्लम सामने डिस्कस नहीं की गई, हर चीज पर्दे के पीछे रख दी जाती थी। इस परिवार को लगता था कि उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मलिका जब 15 साल की हुई, ये एक पार्टी में गई। इनके घर पर कोई नहीं था। पार्टी से घर तक किसी ने इनका पीछा किया और फिर इनका बलात्कार हो गया। बलात्कार के 1.5 दिन तक मलिका एक ही जगह पर पड़ी रही। मलिका ने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सदमा बहुत गहरा था। जब मलिका के माँ बाप वापस घर लौटे, उन्होंने उसे जमीन पर पड़ा पाया। उसे उठाकर बाथरूम ले गए और फिर उससे हादसे के बारे में पूछा। इसके बाद उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। किसी ने पुलिस तक जाने की बात ही नहीं की। शायद उन्हें लगा कि समाज में बदनामी होगी। शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मलिका ने खुद भी ये बात किसी को नहीं बताई। घर में कोई किसी से इस बारे में बात करता ही नहीं था। मलिका के माँ बाप बस उनसे इतना कहते कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, हर कोई खराब नहीं होता। मगर मलिका बुरी तरह से डर चुकी थी। मलिका को इस सदमे से उभरने के लिए अपने घर से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगले 10 साल मलिका खोई हुई थी। उसने ड्रग्स, शराब, गलत दोस्तों का सहारा लिया और उसकी हरकतों से उसके माँ बाप और परेशान हो गए, क्योंकि मलिका अब उनके हिसाब से एक अच्छी बच्ची नहीं कहलाई जा सकती थी। मलिका के माँ बाप ये समझ ही नहीं पाए कि उसमें आया बदलाव बलात्कार के हादसे से जुड़ा हुआ था। अगर मलिका के परिवार वाले उस हादसे के बाद ये समझ पाते कि उन्हें मलिका को कैसे संभालना है, तो उसकी आगे की जिंदगी काफी अलग हो सकती थी। 26 साल की उम्र में मलिका ने थेरेपी लेने का फैसला किया। फिर कुछ समय बाद उसने अपनी जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश की। अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जिनकी वाइब्रेशन ऊंची थी, या वैसे लोग जिनकी तरह मलिका खुद बनना चाहती थी। किसी भी सदमे के बाद आप वापस नहीं जा सकते। आप पहले जैसे नहीं बन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो हादसा हुआ ही नहीं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखेंगे जिनसे आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ सकें और अपना सही नजरिया कैसे डेवलप करें, खुद को किसी भी सिचुएशन से बाहर कैसे निकालें, ये भी जानेंगे। वैक्स किंग के कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे भाई को मुझसे ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन शायद ये सच नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे इंसान हैं। या फिर मेरे अंकल मुझे बहुत मारते थे, उन्हें देखते ही मुझे पेट में कुछ होने लगता था, मगर वो अच्छे इंसान हैं। शायद मैं ही बहुत शैतान था। आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी ने अब्यूज किया तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। पुराने दर्द को एक नए विश्वास के साथ रिप्लेस करना है। खुद से कहिए, मुझसे जितना हो सकता था मैंने उस वक्त किया और अब मैं सुरक्षित हूँ। आप बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, मगर आने वाले भविष्य को खूबसूरत बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। अब तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने नजरिए को बेहतर समझ पाएंगे। दूसरों के जैसा बनने की बजाय आप ये देखेंगे कि क्या दूसरे आपके वाइब्रेशन से ऊपर हैं या नीचे। अक्सर जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हम ये सोचते हैं कि उन्हें हम कैसे लगे होंगे। हर इंसान चाहता है कि उसे सब पसंद करें, और अगर आपके साथ जीवन में कोई हादसा हो चुका है तो फिर पसंद किए जाने की ये चाह और बढ़ जाती है। आप सबके साथ
फिट इन होना चाहते हैं, अकेलेपन से आपको डर लगता है, लेकिन ऐसा करने से इंसान खुद को कभी समझ ही नहीं पाता और फिर किसी और के साथ भी एक गहरा रिश्ता बन नहीं पाता। हमें बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वो कोशिश खुद के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी और की नज़रों में बेहतर दिखने के लिए। अगर हम किसी और के लिए खुद में सुधार लाते हैं, इसका मतलब हमारी जिंदगी में हमसे ज़्यादा ज़रूरी और लोग हैं। आप खुद को संदेश भेज रहे हैं कि आपकी अहमियत तभी है अगर लोग आपको पसंद करते हैं या फिर आप लोगों के हिसाब से चलते हैं। जब हम अपनी हीलिंग पर काम करते हैं, तब हमारे आसपास के सभी लोगों को हमारी ऊंची वाइब्रेशन से फायदा होता है। लेकिन हीलिंग का असली मकसद ये नहीं है। आपको किसी और के लिए इस रास्ते पर नहीं चलना है। इस रास्ते पर हम चलते हैं ताकि हम खुद से रिश्ता जोड़ सकें, क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक खूबसूरत जिंदगी के हकदार हैं। ट्रॉमा यानी कि सदमे की वजह से हम खुद से अलग हो जाते हैं। अंदर क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर से सबको आपकी जिंदगी अच्छी लग रही होती है तो आप अंदर देखने की कोशिश ही नहीं करते। शायद आपको पता ही नहीं कि अंदर से खुश कैसे रहा जाता है, मगर सच ये है कि आप खुद ही अपने हीलर हैं। चलिए अब हम ये एक्सरसाइज करके देखते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ गहरी सांसें अंदर लीजिए और फिर छाती को बिल्कुल खाली कर दीजिए। अब अपनी सांसों को वापस नॉर्मल रिदम में आने दीजिए। रिलैक्स होने की कोशिश करें। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शख्स से पहली बार मिल रहे हैं। सोचिए वो कैसे दिखते हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। आपने उनको हेलो बोला और अब वो आपको अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। आप उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मगर आप ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। आपके हाथ कैसे चल रहे हैं या आपके बाल कहाँ हैं, या फिर उनकी बातों का जवाब आप कैसे देंगे, ऐसा कोई भी ख्याल आपके जहन में नहीं है। इसके बाद आप इस शख्स को अपने बारे में बता रहे हैं, अपना नाम या कुछ और, मगर बताते हुए आप ये नहीं सोच रहे कि उनको आपकी बातें कैसी लग रही हैं। उनको कुछ ऐसा बताइए जो आपको अपने बारे में पसंद है, ना कि वो जो उनको आपके बारे में पसंद आ सकता है। अब आप दोनों हाथ मिलाते हैं, गुड बाय बोलते हैं और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब खुद से मन में पूछिए, क्या मुझे ये शख्स पसंद आया? ये सवाल पूछकर हम सामने वाले को जज नहीं कर रहे हैं, हम बस खुद का सच समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस शख्स की वाइब आपको कैसी लगी? क्या आप उनसे दोस्ती करना चाहेंगे? क्या आप उनके बारे में और जानना चाहेंगे? अपने जवाब को सामने आने दें। हाँ, मुझे ये शख्स पसंद है, या फिर पसंद नहीं है, या फिर पता नहीं। अब अपना ध्यान वापस अपनी सांसों की ओर ले जाएं। इस मुलाकात को पूरी तरह से भूल जाएं। इसके बाद जब आप चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब समझते हैं कि अभी अभी हमने क्या किया। हम इमेजिनेशन में किसी से मिले, हमने उनसे बातचीत की और फिर हमने खुद से पूछा कि हमें यह शख्स कैसा लगा या कैसी लगी, और हमने क्या नहीं किया। हमने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि सामने वाले को हम पसंद आए या नहीं। हमने खुद को सामने वाले की नजरों से परखने की कोशिश नहीं की। अक्सर हम हर बात पर खुद की परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज से हमने अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश की। शायद आप अब भी इस बात से चिंतित होंगे कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है। हीलिंग का सफर जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता। पूरी तरह बदलाव आने में वक्त लगता है। जब भी आपको लगे कि आप अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद की परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, तब ध्यान लगाते हुए वापस अपने शरीर में प्रवेश कीजिए और खुद से पूछिए कि आप सामने वाले के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को जितनी बार करेंगे, आपके लिए खुद से जुड़ा रहना और आसान होता चला जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम खुद को उन लोगों से दूर कर लें जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। कभी कभी दूसरों को प्यार और सपोर्ट देना ज़रूरी होता है, फिर उनकी मानसिक स्थिति हमसे कितनी अलग ही क्यों ना हो।
लेकिन रिश्तों में ये समझना भी जरूरी है कि जितनी ऊर्जा मैं इन रिश्तों को दे रही हूँ, क्या मुझे इनसे ऊर्जा वापस मिल रही है या नहीं। और सिर्फ इसी बुनियाद पर कि दूसरा इंसान आपको पसंद करता है, कभी भी खुद को किसी से रिश्ता बनाने के लिए मजबूर ना करें। जब आप मन की आवाज की इज्जत करते हुए खुद को उन लोगों से दूर कर लेंगे जिनसे आप कनेक्ट नहीं करते हैं, तब आपकी जिंदगी में ऊंचे वाइब्रेशन के लोगों की जगह खुद ब खुद बन जाएगी। हम खुद की हीलिंग खुद ही करते हैं, लेकिन साथ ही हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके सामने हम खुलकर रो सकें और जो हमें हमारे बुरे वक्त में संभाल सके। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अकेलेपन में हर वक्त खुश रह सकता है। खराब रिश्ते बेहद तकलीफदायक होते हैं और दूसरी तरफ अच्छे रिश्तों से जिंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। ऐसे अच्छे रिश्ते जिंदगी में जरूरी होते हैं और आप ऐसे रिश्तों के हकदार हैं। सुनते रहिए वैक्स किंग की लिखी हुई किताब हीलिंग इज द न्यू हाई की बुक समरी मेरे यानी नीता के साथ, सिर्फ कुकू एफएम पर। दोस्तों, अगले एपिसोड में जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं वो आपको आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकालने में और आपको अपने लिए नए और हेल्दी बिलीव्स बनाने में हेल्प करेगी। और साथ में जानेंगे कि आपके इंट्यूशन और डर में क्या अंतर है। बचपन में चलते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी बचपन में बनती है, मगर इसका मतलब नहीं कि कोई पत्थर की लकीर है और ये बदली नहीं जा सकती। बचपन के अनुभव हमारे दिमाग की बनावट तक को बदल सकते हैं। इसीलिए अगर बचपन में हमारे साथ कोई हादसा होता है तो उस वक्त हमारा दिमाग उस हादसे को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसका असर बड़े होने पर हमारी जिंदगी के हर पहलू में नजर आने लगता है। 2019 की एक स्टडी में पाया गया था कि जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता, बड़े होने पर उनकी फैसले लेने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। ज्यादातर ऐसे लड़के बड़े होने पर मानते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचाना जायज है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा जिसे प्यार नहीं मिला बड़ा होकर दूसरों को नुकसान ही पहुंचाए, लेकिन इस बात की संभावना बढ़ जरूर जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा है ब्रायन। इसके एक करीब रिश्तेदार की मौत हो जाती है। ब्रायन के पिता उसे कहते हैं कि रोना नहीं है, क्योंकि रोना कमजोर होने की निशानी होती है। एक आदमी कभी नहीं रोता और रोते हुए आदमी को इज्जत नहीं मिलती। अब पिता की कही हुई बातों से ब्रायन को क्या सीख मिली? एक आदमी रोता नहीं है, कमजोर इंसान रोते हैं, रोने पर इज्जत नहीं मिलेगी और उसे अपने पिता की तरह एक आदमी बनना है। फिर ब्रायन बड़ा होगा, उसे एक लड़की से प्यार हो जाएगा। फिर एक दिन ब्रायन के पिता की मृत्यु हो जाएगी। अब ब्रायन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। वो अपने पार्टनर के सामने फूट फूट कर रोएगा, लेकिन रोने के बाद जब वो अपने पार्टनर की तरफ देखेगा तो उसे लगेगा कि गड़बड़ हो गई। उसे लगेगा कि अब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कमजोर समझेगी और गर्लफ्रेंड की नजरों में अब मेरी मर्दानगी कम हो गई है। ऐसे में ब्रायन खुद ही गर्लफ्रेंड से दूर रहने लगेगा। क्या ब्रायन का सोचना सही है? गर्लफ्रेंड की नजरों में ब्रायन के लिए प्यार था। वो बुरे वक्त में ब्रायन का साथ देना चाहती थी, मगर ब्रायन ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बिलीफ सिस्टम के धुंधले चश्मे से ही देखा। बचपन के झूठ की बुनियाद पर उन्होंने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लिया। इस झूठ के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपकी इंट्यूशन बात कर रही है या फिर आपका ट्रॉमा? किसी भी तरह का दबा हुआ ट्रॉमा हमें तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। जब हम अपनी जिंदगी बीते हुए कल के सदमे के हिसाब से जीते हैं, तब हम अपने अंदर की आवाज से दूर हो जाते हैं। ट्रॉमा से लिया हुआ फैसला अक्सर गलत ही होगा, क्योंकि वो फैसला डर की बुनियाद पर लिया जाता है। आप दर्द से बचने के लिए फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपने अंदर की आवाज सुनकर कोई भी फैसला लेते हैं तो उस फैसले में शांति और प्यार की भावना होती है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इंट्यूशन एक अंदर की आवाज होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। आपको कभी ऐसा लगा होगा कि कोई इंसान सही है या गलत है, और ये एहसास आपके दिमाग से नहीं कहीं और से आ रहा होता है। बिना कुछ जाने भी आपको लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं, और पलटकर जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर की आवाज आपको सही दिशा में ले जा रही थी, मगर शायद आप उस आवाज को सुन नहीं पाए। ट्रॉमा की वजह से कई बार हम ट्रॉमा को ही इंट्यूशन मान लेते हैं।
सच नजर नहीं आता और सदमे का असर इतना गहरा होता है कि उससे उठी आवाज ही हमें सच की आवाज लगती है। जब भी आपको कोई फैसला लेना हो तो कैसे समझें कि अंदर उठता एहसास एक इंट्यूशन है या कुछ और। इंट्यूशन एक शांत एहसास होता है। आपको लगता है कि आपको बस पता है कि कौन सा रास्ता सही है। आपको खुद को समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती। मन हल्का हो जाता है। आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में पाते हैं। उस पल में भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। सदमे की बुनियाद पर लिए हुए फैसले में डर छुपा हुआ होता है। आपको लगता है कि आप श्रिंक हो गए हैं। आप खुद को ही लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे। आपका दिल मायूस हो जाएगा। आप फैसला लेने के बाद भी कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे। आप बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आपको आने वाले कल की भी चिंता सताएगी और आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहेंगे। आज ये मान लीजिए कि बचपन में सिखाई गई ज्यादातर बातें सच नहीं हैं। ये मानना ही मुक्ति की तरफ आपका पहला कदम है। सोचिए, अगर आपके जीवन का हर फैसला प्रेजेंट मोमेंट में शांति से लिया जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत बन सकती है। बचपन का ट्रॉमा पूरी तरह से बाहर निकालना आसान नहीं होता। आपके कोमल और नाजुक दिल और दिमाग ने इतना दर्द देख लिया कि बड़े होने के बाद आप खुद से ही दूर भागते हैं। आप अपने अंदर छुपे हुए दर्द का सामना करना ही नहीं चाहते। मगर हीलिंग के लिए हमें सबसे पहले बचपन के इस ट्रॉमा की आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। ये ट्रॉमा किसी न किसी तरीके से ऊपर आता ही रहता है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हमारे जीवन के सारे बिलीफ्स टिके हुए हैं। अच्छी खबर ये है कि हम अपने पुराने बिलीव्स को हटा सकते हैं और नए बिलीव्स पैदा भी कर सकते हैं। इस काम में मेहनत है, लेकिन ये मेहनत जिंदगी को काफी खूबसूरत बनाने की क्षमता रखती है। अगली एक्सरसाइज आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। हमें अपने बीते हुए कल में जाकर जीवन के उन सारे सदमों को याद करना है जिनकी छाप हमारे दिल और दिमाग पर अभी तक है। उन सारी यादों को लिखें जिनसे आप अभी भी इमोशनली जुड़े हुए हैं। ये वो बातें हैं जो आपको आसानी से याद आ जाएंगी, जैसे आपकी माँ की कही हुई कोई बात जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई थी, आपके पिता ने आपको सबके सामने मारा था, किसी टीचर ने आपको क्लास में इंसल्ट किया था, कभी आपने किसी से कुछ ऐसा कहा था जिसके लिए आप खुद को माफ नहीं कर पाए, कभी किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, या कोई भी ऐसी याद जिसके सामने आते ही आपका मन भारी हो जाता है। इस एक्सरसाइज को कुछ दिन का वक्त दीजिए। हर दिन लिस्ट में नई यादें जोड़ते चले जाइए। लिखने में बहुत लंबा गैप ना रखें ताकि आपका दिमाग इस विषय में सोचता रहे। जब आपको लगे कि आपकी लिस्ट पूरी हो गई है, तब उसके नीचे एक लकीर बना दें। इस एक्सरसाइज के दौरान आपको तकलीफ होगी। उन यादों को कागज पर उतारते वक्त भारीपन का एहसास भी होगा। सबसे पहले लिस्ट को एक टाइटल दीजिए। यादों को ऑर्डर ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यादें सामने आती जाएंगी, आप उन्हें लिखते जाइए। उन यादों को अब 1 से 10 के स्केल पर रेट कीजिए। 1 यानी कि हल्की याद है और 10 यानी कि उस याद से जुड़ा इमोशन काफी इंटेंस है। अगर आप किसी भी याद को 6 या 7 के ऊपर रेट करते हैं, तो ऐसे में वेक्स किंग का सुझाव है कि आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर थेरेपी लेनी चाहिए। इस काम को करते समय भी आप ब्रेक्स ले सकते हैं। लिस्ट के बनने पर अपने नाक से धीरे से 3 गहरी सांसें अंदर लीजिए और मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। अपने पैरों को जमीन से जोड़ कर रखें। अब सोचिए कि आपके बाहर एक कंटेनर रखा हुआ है जो बहुत मजबूत है और उसे सिर्फ आप ही बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। आप उस कंटेनर को खोलते हैं और उसमें हर एक दर्द देने वाली याद को डाल देते हैं। फिर आप इस कंटेनर को बंद कर देते हैं ताकि वो याद हील हो सके। ज्यादातर लोग जो बहुत सारा ट्रॉमा अपने अंदर दबाकर घूमते हैं, उनकी बाउंड्रीज काफी कमजोर होती हैं। बाउंड्री यानी कि सीमा एक ना दिखने वाली ऐसी लकीर होती है जिससे सामने वाला समझ जाता है कि वो आपसे क्या कह सकता है और क्या उसे नहीं कहना चाहिए। हम में से कोई भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमें बाउंड्री लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बनानी है। बाउंड्री से हम खुद का बेहतर ख्याल रख पाते हैं और फिर जीवन में समझदार लोगों के साथ सार्थक रिश्ते बन पाते हैं। वेक्स किंग की दोस्त शीना एक कोच है और एक दिन उनसे मिलने उनकी नई क्लाइंट पेज आई। पेज के जीवन में उन्हें एक रिश्ता काफी खल रहा था और वो रिश्ता था उनकी सास के साथ।
सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब पेज माँ बनी तो सास बच्चे को बार बार देखने के लिए काफी इच्छुक रहती थी। शुरुआती दिनों में किसी भी वक्त घर पर आ जाती थी और पेज को अपने ही बच्चे के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पेज को इस बात पर काफी नाराजगी थी, मगर उन्होंने सास से कुछ नहीं कहा। कुछ साल बाद पेज और उनके पति ने एक नए शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। दोनों को अच्छी नौकरियां मिल गई थीं और पेज को लगा कि अब शायद उनकी सास 60 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हर दिन अपने घर से इनके घर नहीं आ पाएंगी। लेकिन तभी सास ने कहा कि वो भी पेज के घर के बगल में नया घर लेने वाली हैं। इसी बहाने वो अपनी पोती को हर दिन स्कूल से पिक भी कर लेंगी। ये सुनकर पेज मुस्कुराई, मगर उनका दिल पूरी तरह से बैठ गया था। उन्होंने शीना को बताया कि वो फंस चुकी हैं और अब वो अपनी सास को पड़ोस में शिफ्ट होने से नहीं रोक सकती। शीना ने सब कुछ सुनने के बाद पेज से पूछा कि क्या कभी उनकी जिंदगी में कोई ऐसे हालात रहे हैं जब पेज कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी और उनका कहना मायने ही नहीं रखता था। इस बात पर पेज ने कहा कि जब वो 10 साल की थी, उनके पिता अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ले आए थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे आपके साथ रहना है, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। इस पर पिता ने पेज से कहा था कि अगर पेज गर्लफ्रेंड के साथ रहना नहीं चाहती तो पेज को किसी और को सौंप दिया जाएगा। पिता ने अपनी जिंदगी में बेटी से ज्यादा गर्लफ्रेंड को इम्पोर्टेंस दी थी। फिर पेज ने अपनी शादी के बारे में बताया। उनकी सास कभी भी अपने बेटे के सामने इच्छाओं को व्यक्त नहीं करती थी। वो हमेशा पेज से आकर कहती थी कि उन्हें क्या पसंद है और उन्हें क्या चाहिए। पेज ने इस सिलसिले में कभी अपने पति की मदद मांगी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो अपने पति से सास के बारे में कुछ भी कहेंगी तो पति सास को चुनेगा, उन्हें नहीं। पेज बुरा लगने के डर से कभी अपने पति को कुछ बताती ही नहीं थी। शीना ने पेज के साथ बाउंड्री सेटिंग पर काम किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। फिर कुछ दिन बाद पेज ने अपने पति और अपनी सास को सामने बिठाकर अपने मन की बात कही। उन्होंने बताया कि उनके छोटे परिवार को स्पेस चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकें और उनसे सीख सकें। उन्होंने अपनी सास को विनम्रता से समझाया कि सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस परिवार को रोज के चाइल्ड केयर की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर बच्ची की दादी कभी कभी आए और बच्ची के साथ खेले, उससे सबको ज्यादा खुशी मिलेगी। पेज के पति उनकी बात से बिल्कुल सहमत थे। उनकी सास को झटका जरूर लगा, मगर फिर वो पेज की बात समझ गई और इस तरह प्यार से रिश्ते में एक सीमा का निर्माण हो गया। खुद की बाउंड्रीज की इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं जो लोगों से मिलना पसंद तो करता है, मगर उसके लिए घर पर अकेले वक्त बिताना भी उतना ही जरूरी है, तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर से इस बारे में बात करनी चाहिए। हफ्ते में घर पर 3 पार्टीज करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। या फिर क्या आपको बाहर जाना बहुत पसंद है और आपके पार्टनर को घर पर रहना ही अच्छा लगता है? इस केस में आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि आप कभी कभी अपने दोस्तों से मिलने बाहर जाएंगे। या फिर हफ्ते में किसी एक दिन आपके पार्टनर अगर आपके साथ बाहर आए तो आपको अच्छा लगेगा। अपनी नीड्स को बिना किसी झिझक के एक्सप्रेस करना भी बाउंड्री सेटिंग का एक हिस्सा होता है। अगर रिश्तेदार बिना बताए आपके घर आ धमके तो क्या आप परेशान हो जाते हैं? ऐसे में आपको रिश्तेदारों से कहना चाहिए कि वो हमेशा आने से पहले आपसे पूछें कि आप अवेलेबल हैं या नहीं। क्या आपको इस बात का दुख है कि आपके परिवार वाले आपका हालचाल जानने के लिए कभी कॉल नहीं करते? आपको उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हर वक्त आपसे पैसे, मदद, इमोशनल सपोर्ट मांगता रहता है और आपको उससे कभी भी कुछ नहीं मिलता? अगर कोई भी दोस्ती एक तरफा हो जाए तो आप उससे पीछे हट सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपका पार्टनर आपसे खुलकर कभी भी बात नहीं करता? आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात कीजिए, क्योंकि आप प्यार और इज्जत डिजर्व करते हैं। अपनी ज़रूरतों को खुलकर बताने का कॉन्फिडेंस रखिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज की इज्जत करेंगे तो बाकी लोग भी आपकी बाउंड्रीज की इज्जत कर पाएंगे। बाउंड्रीज हमारे इमोशंस की हिफाजत करते हैं।
बाउंड्रीज के जरिए हम लोगों को समझा पाते हैं कि अब हम अपना सच खुलकर बताएंगे और हम किसी और की जरूरतों को मन मारकर पूरा नहीं करेंगे। बाउंड्रीज हमें बदतमीज नहीं बनाते। सच तो यह है कि बाउंड्रीज बनाना एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है खुद से और दूसरों से प्यार जताने का, क्योंकि जब हम खुद की बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं तब हमारे लिए दूसरों की बाउंड्रीज को समझना और उनकी इज्जत कर पाना बेहद आसान बन जाता है। वेक्सकिंग ने इस किताब में बाउंड्री सेट करने के स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले गौर कीजिए कि कौन सी स्थिति या जगह या बात पर आप ट्रिगर हो जाते हैं। सामने वाले की कौन सी कही बात या हरकत पर आपको गुस्सा आता है या आपको बुरा लगता है। जब आप इनके आसपास होते हैं तब आपका शरीर कैसा महसूस करता है? आपको सबसे पहली बार ऐसा कब लगा था? क्या इस इंसान की मौजूदगी में आपका कोई पुराना जख्म ताज़ा हो रहा है? अब उस ट्रिगर या इमोशन को अपनी किसी ज़रूरत के साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी कही हुई बात किसी और को बता देता है और आपको इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने रिश्तों में भरोसे को सबसे ऊपर रखते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई बिना बताए आ धमके तो आप नाराज़ हो जाते हैं। इसका मतलब आपके लिए पर्सनल स्पेस और वक्त बहुत ज़रूरी है। इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एक सेंटेंस बनाइए, जैसे कि मैं रिश्तों में विश्वास और भरोसे की कद्र करता हूँ, इसीलिए अगर तुम मेरी बातें औरों को बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ आगे से अपनी कोई बात शेयर नहीं करूँगा। या फिर मैं अपने वक्त और पर्सनल स्पेस की बहुत इज्जत करती हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है, मगर अगली बार घर आने से पहले कॉल कर लेना। बिना माफ़ी मांगे अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश कीजिए, फिर दूसरा इंसान भी खुलकर आपको अपनी बात समझा सकता है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज किसी को सामने बिठाकर नहीं बता सकते तो फिर आप उन्हें मैसेज भी कर सकते हैं। जीवन में अगर आपने कभी बाउंड्रीज बनाई ही नहीं या फिर आप अपने पुराने रिश्तों में अचानक बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपको शुरुआत में काफ़ी परेशानी हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने पुराने दोस्त से कहा कि वो आपको घर आने से पहले कॉल करे, मगर आपका दोस्त एक बार फिर बिना कॉल किए आ धमकता है, तो ऐसे में आप दरवाज़ा खोलकर उन्हें बहुत प्यार से कह सकते हैं कि आप आज व्यस्त हैं और उनसे फिर किसी दिन मिलेंगे। शायद उन्हें गुस्सा आए और अपना गुस्सा संभालना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। जब आप अपनी कही हुई बात पर बने रहेंगे तो लोग आपकी बनाई हुई बाउंड्रीज को सीरियसली ले पाएंगे। शांत मन से इसका अभ्यास करते रहें और धीरे धीरे बाउंड्रीज बनाना आपकी स्वाभाविक प्रकृति बन जाएगी। अक्सर हम ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हमारे परिवार में जनरेशनल ट्रॉमा होता है, यानी कि ऐसा ट्रॉमा जो हर पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को मुफ्त में आगे दे दिया। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी इस ट्रॉमा के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ता तो वही दुख और तकलीफ सालों तक उस परिवार के साथ कदम बढ़ाकर चलती रहती है। जिन जख्मों के दर्द से हमारे माँ बाप खुद को बाहर नहीं निकाल पाए, उन जख्मों का असर हम पर भी पड़ा है और हम दुनिया को उसी धुंधले चश्मे से आज भी देख रहे हैं। जिन जख्मों से हमारे दादा दादी नाना नानी नहीं उभर पाए थे, उनका असर हमारे माँ बाप पर पड़ा। इसी तरह अगर हम खुद को पुराने जख्मों के असर से बाहर नहीं निकालेंगे तो इसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। छोटे बच्चों को बचपन से कंपेयर करना या फिर उनके रंग की वजह से उन्हें धुतकारना, अच्छे नंबर लाने पर तारीफ वरना गालियाँ, ये सारी आदतें हर पीढ़ी ने अपनी आने वाली पीढ़ी तक जाने अनजाने पहुँचाई हैं। जब हम दो बच्चों की आपस में तुलना करते हैं तो हम उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी की भावना पैदा कर देते हैं और उनके लिए खुद को पूरी तरह से अपनाना मुश्किल हो जाता है। हमारा समाज बचपन से हमें जज करना सिखाता है। हम खुद को हर वक्त कठोरता से जज करते रहते हैं, इसीलिए हमारे लिए फिर दूसरों को भी जज करना स्वाभाविक बन जाता है। तुलना करने की बजाय हम प्रेरणा भी तो ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने खुद को समझने की कोशिश की ही नहीं है तो हम अपनी चेतना से काफ़ी दूर होंगे और ऐसे में हम तुलना करके खुद को गिराएंगे, जिससे हमें ही तकलीफ होगी। तुलना करने की आदत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाती रहती है और हमें ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है। हमारे आसपास जब हर एक माँ बाप अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चे के साथ कर रहे हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है? बड़ों की ये आदत बच्चों में छोटी उम्र से ही शर्म और दर्द की भावना भर देती है। इसी तरह से कई बार हम बच्चों को शर्मिंदा महसूस करवाते हैं।
हमें लगता है कि ऐसा करने से उनकी कोई बुरी आदत छूट जाएगी, मगर अफसोस ऐसा कभी नहीं होता। तुलना करना आपके लिए एक आम बात हो चुकी है। इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? अगर आप में सेल्फ वर्थ की कमी है या फिर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आप हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, दूसरों की ओर आप काफ़ी जजमेंटल हैं, जलन, नफरत, दुख आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम भोजन करते हैं। जब हम चेतना के बिना खुद की तुलना दूसरे से करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। या तो हमें लगता है कि हम काबिल नहीं हैं, या फिर हमें लगता है कि दूसरे हमारे सामने कुछ भी नहीं है। कोई भी ट्रॉमा हो, हम चाहें तो वो हम पर रुक सकता है। अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। हमें खुद के बारे में नए सबकॉन्शियस बिलीव्स बनाने हैं। आप अपने ट्रॉमास की लिस्ट पहले ही बना चुके हैं। अब हमें इस लिस्ट के साथ बैठना है। इसमें से कौन सा ट्रॉमा बड़ा है, कौन सा छोटा है, हर ट्रॉमा के साथ बैठिए और उसके बारे में सोचिए। ऐसा करने में आपको वक्त लग सकता है, कुछ घंटे या शायद कुछ दिन। ये प्रैक्टिस आसान नहीं है। बहुत सारा दबा हुआ दुख और दर्द ऊपर